गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं प्राचीन भारत के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश के पश्चात किन किन राजवंशों ने शासन किया, उनके बारे में जानना। कल हमने गुप्त वंश के पश्चात राजवंशों में भाग 1 पढ़ा था और आज का हमारा भाग 2 है। तो आज गुप्तोत्तर काल के पश्चात में जिन जिन राजवंश ने शासन किया उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं गुप्तोत्तर काल के भाग 2। देख लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन। सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब नीली बत्ती के साथ सेल्फी आएगी। मुझे यह सत्य पता है, एक दिन मरना है, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ा करना है। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है और जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। जी हाँ, जी बिल्कुल, जो जैसी मेहनत और वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में गुप्त काल के पश्चात राजवंश, और उसका भाग 1 हमने कल पढ़ा था जिसमें कई वंशों के बारे में जाना था। और आज का है भाग 2। और भाग 2 का जो पहला राजवंश है वो है हिंदू शाही राजवंश। और हिंदू शाही राजवंश के बारे में हम जान लेते हैं। शाही जो हिंदू शाही वंश था उसमें शाही वंश के राजा लुंग तुरमाल को 9वीं सदी में अपदस्थ करके उनके मंत्री कल्लर ने हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। मतलब एक पहले शाही वंश था और शाही वंश के जो शासक थे लुंग तुरमान, उनको उनके सेनापति कल्लर ने पद से हटा करके और खुद शासक बन गए और उन्होंने हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। भीम ने अपनी पुत्री का विवाह लाहौर वंश के राजा सिंहराज से किया, जिनके यहाँ पर दिद्दा नाम की पुत्री पैदा हुई। तो जो हिंदू शाही वंश का एक शासक था भीम, उसने अपनी पुत्री का विवाह लाहौर वंश के राजा सिंहराज के साथ किया था और उनके यहाँ एक पुत्री हुई, उनका नाम दिद्दा था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो दिद्दा थी, ये एक किसी वंश में बहुत ही महत्वाकांक्षी रानी का भूमिका अदा की थी। मतलब ये रानी बनी थी, जैसे राजा की जगह पर ये रानी बनी थी और ये बहुत महत्वाकांक्षी थी। तो आपको बताना है कि ये किस वंश की रानी थी। आपको ये जो कल का हमारा चैप्टर था भाग 1 उसमें ये मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वंश के पराक्रमी शासक जयपाल थे। महमूद गजनवी से हारने के पश्चात 1000 ईस्वी में इन्होंने अग्नि में कूद के आत्महत्या कर ली थी। मतलब ये हिंदू शाही वंश के जो पराक्रमी शासक थे जयपाल, उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई जो महमूद गजनवी से हारे थे और इन्होंने अग्नि में कूद के आत्महत्या कर ली थी। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल ने करीब 50 वर्ष तक महमूद गजनवी से संघर्ष किया था कि इनको हराया जाए। उसके बाद दूसरा वंश था उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश। इसके संस्थापक बृहदहस्त पंचम थे। अनंत वर्मा चौड़गंग 1076 से 1148 ईस्वी तक ये रहे थे और पूर्वी गंग वंश का सबसे प्रतापी शासक यही था, चौड़गंग। इसका संस्थापक जो था वो था बृहदहस्त पंचम। चौड़गंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और ययाति प्रथम ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चौड़गंग ने जो जगन्नाथ जी का मंदिर है पुरी में वो बनवाया था और ययाति प्रथम जो हुए थे उन्होंने भुवनेश्वर में लिंगराज जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। चौड़गंग संस्कृति तथा तेलुगु साहित्य का महान संरक्षक था। उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने गजपति की उपाधि धारण की थी और 14वीं सदी में उड़ीसा दिल्ली सल्तनत के अधीन चला गया था। उसी के समकालीन एक राजपूत वंश था। तो राजपूत वंश में राजपूत शब्द का जो अर्थ है वो राजपुत्र होता है। पुत्र ही मतलब शब्द था ये, इसको राजपूत बनाया। राजतरंगिणी जो कलहण ने लिखी थी उसमें 36 राजपूत कुलों का वर्णन है। मतलब 36 कुलों का उसमें वर्णन है जो कलहण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत जाति के लोग जो है प्राचीन आर्य क्षत्रिय नहीं थे।
कुछ विद्वान कहते हैं कि ये लोग क्षत्रिय नहीं थे और ये उत्तर से आए सीथियन और शक थे, क्योंकि शक और सीथियनों तथा राजपूतों के जो रीति रिवाज है वो एक जैसे आपस में मिलते हैं। जैसे सूर्य पूजा करना, अश्वमेध यज्ञ करना, ये शक और सीथियन भी करते थे। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये शक या सीथियन थे, ये राजपूत नहीं थे। चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा एक यज्ञ किया गया था और यज्ञ के अग्निगुण से 4 योद्धा प्रकट हुए थे। उनमें गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान निकले थे और जिन्होंने दैत्य को खदेड़ करके पाताल में भेज दिया था। मतलब जो पृथ्वीराज रासो है जिसको चंद्रवरदाय ने लिखा था, उसमें ये मिलता है कि वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ से 4 महापुरुष पैदा हुए थे और इन्होंने दैत्यों को खदेड़ दिया था। राजपूत काल में बड़े पैमाने पर सती प्रथा और जौहर प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा और जौहर प्रथा राजपूत काल में प्रचलित थी। एक वंश और जो वंश थे ये 4 निकले थे यज्ञ से। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देख लेते हैं। तो इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। नागभट्ट प्रथम जो 730 से 756 ईस्वी तक रहे थे, प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक संस्थापक कहलाया था ये। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के एहोल जो शिलालेख है उसमें मिलता है। गुर्जर प्रतिहार जो गुर्जर जाति के सर्वप्रथम उल्लेख क्या है, पुलकेशन के जो एहोल शिलालेख है उसमें मिलता है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज प्रथम था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी और वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में अपने नाम के आगे आदि बारह तथा प्रवास की उपाधि धारण की थी। आदि बारह और प्रवास की उपाधि धारण किसने की थी? मिहिर भोज ने की थी, क्योंकि ये विष्णु भक्त था। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहा करता था। राजशेखर जो महेंद्रपाल के दरबार में रहा करता और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। चौहान, इसके बाद में एक वंश और था चौहान वंश। जो चौहान वंश दिल्ली और अजमेर में राज्य किया करता था। तो दिल्ली नगर की जो स्थापना है वो तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में के मध्य में की थी। अनंगपाल ने की थी दिल्ली की स्थापना 11वीं सदी के मध्य में। 7वीं सदी में सांवर अजमेर के आसपास के क्षेत्र में वासुदेव ने शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की थी। तो वासुदेव ने शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की थी। चौहान शासक अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना कर महल एवं मंदिर वहां पर बनवाए थे। तो अजयपाल ने अजमेर की स्थापना की। 9वीं सदी के मध्य में विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने तोमर वंशी शासक से दिल्ली जीत ली थी। जो तोमर अनंगपाल तोमर के जो वंशज थे उनसे दिल्ली को जीत लिया था बीसल देव ने। विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 से 1163 ईस्वी तक ये रहे थे और इन्होंने हरिकेली नामक नाटक का की मतलब रचना की थी। हरिकेली नामक नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे और इन्होंने ललित विग्रह नामक नाटक जो है उसकी रचना की थी। पृथ्वीराज तृतीय इनके राजकवि थे चंद्रवरदायी और चंद्रवरदायी ने क्या पृथ्वीराज रासो लिखी। एक जयनायक थे, जयनायक ने पृथ्वीराज विजय लिखी। एक जयचंद थे, इन्होंने हम्मीर महाकाव्य की रचना की थी। तो ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में हुआ करते थे। जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में हुआ और ये पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। और तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो 1192 में वही पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच हुआ था और जिसमें गौरी विजयी हुआ था। और पृथ्वीराज को ऐसा इतिहास में मिलता है कि पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। लेकिन पृथ्वीराज रासो को फिर उसके पश्चात में मार दिया गया था। मालवा का एक परमार वंश और था। जो मालवम परमार जो परमार यज्ञ से परमार पैदा हुए थे, उन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी जो मालवा में की थी। और 820 ईस्वी में उपेंद्र ने कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य के खंडरों पर ये परमार वंश की स्थापना की थी कन्नौज में। मुंज एक राजा हुए थे जो 974 से 995 ईस्वी तक रहे और इनके दरबार में धनिक, हलायुद्ध, पद्मगुप्त और धनंजय नामक विद्वान रहते थे। मुंज के दरबार में नवशैशांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त थे, 10 रूपक के रचयिता धनंजय थे और 10 रूप लोक के रचयिता धनिक थे। ये परमार वंश के शासनकाल में हुआ था। इस वंश का प्रतापी शासक जो था वो भोज था और जिसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था।
अंततः 1297 ईस्वी में मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। एक वंश और था बुंदेलखंड का चंदेल वंश। और इस चंदेल वंश का जो वंश जो हुआ था वो बुंदेलखंड में इसकी स्थापना हुई थी। और बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो जकाक भुक्ति बुंदेलखंड को पहले कहा जाता था। और नन्नूक 831 ईस्वी में इस वंश का प्रथम राजा कहलाया था। नन्नूक नाम के एक राजा थे जो 831 ईस्वी में इस बुंदेलखंड के चंदेल वंश का राजा प्रथम राजा कहलाया था। चंदेलों ने खुजराहो को अपनी राजधानी बनाया। तो चंदेल शासक थे, उन्होंने खुजराहो को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा जो था वो यशोवर्मन था। और यशोवर्मन हर्ष का पुत्र था, जिसने कालिंजर को जीतकर महोबा को राजधानी बनाया था। कालिंजर को जीता था इसने और महोबा को राजधानी बनाया था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर एक विष्णु की प्रतिमा वहां से ली थी और जिसे खुजराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। तो खुजराहो के विष्णु मंदिर में जो विष्णु भगवान की जो प्रतिमा लगी है वो कन्नौज पर आक्रमण करके यशोवर्मन ने प्राप्त की थी। धंगदेव ने राजधानी को कालिंजर से बदल करके और खुजराहो में स्थापित कर दिया था। यही चंदेल वंश का में एक धंगदेव हुए थे, इन्होंने राजधानी को खुजराहो स्थानांतरित कर दिया था। धंगदेव के उत्तराधिकारी गंडदेव ने महमूद गजनवी के विरुद्ध बने भारतीय राज्य संघ में सहयोग किया था। मतलब महमूद गजनवी के अगेंस्ट कई राजाओं ने एक संघ बनाया था उसको परास्त करने के लिए, उसमें सहयोग किया था। ये धंगदेव के उत्तराधिकारी ये गंडदेव थे। इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। तो कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी जो कीर्तिवर्मन के राज्यसभा में रहता था। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण भी करवाया था। आला और उदल नाम के दो सेनापति परमर्दी देव के दरबार में रहते थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि परमर्दी देव जो है पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार थे और ये ही पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन भी थे। तो इस वजह से मतलब जो आला उदल जो इनके सेनापति थे, दो महायोद्धा थे, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध करते हुए मारे गए थे। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दी देव भी थे जो 1202 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस कारण से इनके एक सेनापति मंत्री थे अजय देव, वो नाराज हो गए कि ये संधि क्यों की, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार क्यों की, और उस वजह से इनकी हत्या कर दी थी। तो अजय देव ने हत्या कर दी थी परमर्दी देव की, जो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1305 में चंदेल राज्य दिल्ली में मिला लिया गया था। जब परमर्दी देव की हत्या कर दी गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दिल्ली में मिला लिया था। खुजराहो मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल शासकों के शासनकाल में ही हुआ था। तो खुजराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण भी चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद में इसी के समकालीन एक वंश और था, गुजरात का सोलंकी वंश, जिसे चालुक्य वंश भी कहते हैं। और सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो मूलराज थे और जो 942 से 995 ईस्वी तक शासक रहे थे। और अनिलवाड़ को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शिव भक्त थे। भीम प्रथम 1025 से 1026 इनका शासनकाल रहा था। और इस समय में महमूद गजनबी ने जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और यहाँ से लूटपाट की थी। तो सोमनाथ के मंदिर पर लूटपाट जो की थी महमूद गजनबी ने, वो भीम प्रथम के शासनकाल में की थी। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। तो सामंत बिमल ने करवाया था और जो भीम प्रथम के सामंत थे और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था जो आबू पर्वत पर स्थित है। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था वो जयसिंह था, जो 1094 से 1153 ईस्वी तक रहा था। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी तथा जैन आचार्य हेमचंद को भी संरक्षण दिया था। माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है
यहाँ पर कि इन्होंने एक मंडप बना करके जयसिंह सिद्धराज ने अपनी सातों पूर्वज, इनके जो पूर्वज थे वो सातों पूर्वजों को गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। तो माउंट आबू के पर्वत पर एक मंडप बना करके जयसिंह ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्ति की स्थापना की थी, मतलब हाथी पर बैठे हुए मूर्तियां बनाई थी। अजय पाल के पुत्र मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को भी परास्त किया था। तो मोहम्मद गोरी को किसने परास्त किया था? वो मूलराज द्वितीय ने किया था। मोढेरा के सूर्य मंदिर, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तो मोढेर का जो सूर्य मंदिर उसका निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था और भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। भीम द्वितीय को 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था। उसके बाद में एक त्रिपुरी का कलचुरी वंश था त्रिपुरी का। यह राज्य नर्मदा के दक्षिण तथा गोदावरी के उत्तर में स्थित था और यह कलचुरी वंश की स्थापना जो है 845 ईस्वी में कोकल्स ने की थी। कलचुरियों की जो राजधानी थी वो जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट त्रिपुरी जगह थी वो थी। और राजशेखर ने कलचुरी शासक युवराज के दरबार में काव्य मीमांसा और विद्यसाल भंजिक की रचना की और विद्यसाल भंजिक में युवराज को उज्जैनी भुजंग के नाम से लिखा गया है, जाना गया है। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का सबसे जो महान शासक लक्ष्मीकर्ण था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी धारण की थी। तो कलचुरी वंश का जो महान शासक लक्ष्मीकर्ण था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी धारण की थी। एक वंश था गहड़वाल वंश और गहड़वाल वंश जो है कन्नौज में 1080 से 1085 ईस्वी में के मध्य में चंद्रदेव ने गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। और इस वंश के जो प्रतापी शासक गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। तो जो गोविंद चंद्र थे उनके कुछ लेख मिले, उनमें विविध विद्या विचार और वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर द्वारा कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम जो शक्तिशाली राजा था वो था जयचंद और इसकी 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित होने पर इसकी हत्या कर दी थी। तो मतलब गहड़वाल वंश का जो शक्तिशाली राजा था वो जयचंद था और जयचंद को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से हारा और मोहम्मद गोरी ने फिर इसकी हत्या कर दी थी। एक वंश सिसोदिया वंश था और ये सिसोदिया वंश जो है ये स्वयं को सूर्यवंशी कहते। सिसोदिया वंश के जो राजा थे वो स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे और सिसोदिया शासक मेवाड़ राजस्थान पर राज्य करते थे और इनकी राजधानी जो थी वो चित्तौड़गढ़ थी। खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि ये जो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था वो किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था? तो आपको ये चीज भी कमेंट में बतानी है। और हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। उसके बाद में जंगलों में रह करके गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत अकबर से लोहा लेते रहे थे। तो दोस्तों ये था प्राचीन भारत के इतिहास का गुप्त वंश के पश्चात जो जिन वंशों ने शासन किया था उन वंशों के बारे में हमने जाना, जिसमें हिंदुशाही वंश, उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश और राजपूत वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और मालवा का परमार वंश, बुंदेलखंड का चंदेल वंश और सोलंकी वंश या चालुक्य वंश, त्रिपुरा का कलचुरी वंश, गहड़वाल वंश और सिसोदिया वंश, इन वंशों के बारे में हमने जाना था। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत और मैं फिर से हाजिर होता हूँ प्राचीन भारत के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।